पड़ा कि औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद जैसी सीटों पर क्या होगा थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र महाराष्ट्र का आपके सामने मुंबई की 36 सीटें, यानी मुंबई यानी शिवसेना, बीजेपी बहुत मजबूत है यहां पर। लेकिन पिछली बार हमने देखा था मुंबई में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर भारी पड़े थे, लेकिन मुंबई में ट्रेडिशनली जब शिवसेना एक थी तब बीजेपी और शिवसेना बहुत अच्छा करती थी। मुंबई में पिछली बार 2019 में 36 में से 21 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास थी, ये घटकर के 16 हो गई थी लोकसभा चुनाव में। अगर असेंबली सेगमेंट्स की लीड की बात करें तो उतना खराब प्रदर्शन नहीं था, लेकिन नीचे जरूर आ गई थी। और कांग्रेस गठबंधन जो है महाविकास आघाड़ी, वो 20 असेंबली सेगमेंट्स पर जीत आगे रहा था। तो मुंबई में इस बार क्या होने वाला है? उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे, ये लड़ाई क्या आपको कैसी बनती दिखती है प्रदीप जी? नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव में कन्फ्यूजन जो शिवसैनिक हैं या ट्रेडिशनल वोटर हैं शिवसेना के, उनके बीच कन्फ्यूजन था कि किसके साथ जाएं। उधर बाला साहब ठाकरे का नाम था उद्धव ठाकरे के साथ, इधर एकनाथ शिंदे के साथ जो है कैडर था। तो और उद्धव ठाकरे लगातार प्रचार कर रहे थे, ये कह रहे थे कि गद्दार है, गद्दारी की है। तो सिंपैथी किसे मिलेगी, उद्धव ठाकरे को या एकनाथ शिंदे को? इसलिए कि पहली बगावत तो उद्धव ठाकरे ने की, जो गठबंधन था, जो जनादेश था, उसके खिलाफ गए। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने उसी के विरोध में, मतलब बहुत से मुद्दे जुड़ गए थे, उन्होंने ये कदम उठाया। तो कुल मिलाकर अब कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि है। सहानुभूति एक बार मिलती है सर, या 2 बार भी मिल सकती है? सहानुभूति 2 बार, ये ऐसी डिश है जो दोबारा नहीं जो है बनती। लेकिन सर मुंबई की तस्वीर तो इस लिहाज से भी अलग है ना कि वहां पर कई सारी सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर्स बड़ी निर्णायक भूमिका में हैं। कई सीटें ऐसी है जहां पर त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। हम वर्ली की बात कर ले, माहिम की बात कर ले, बांद्रा ईस्ट की बात कर ले, मानखुर्द शिवाजी नगर की बात कर ले, अणुशक्ति नगर की सीट की बात कर ले, ये तमाम सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर्स बड़ी निर्णायक भूमिका में है। जी बिल्कुल, देखिए 2019 में वहाँ पर बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी और शिवसेना यानी कि संयुक्त शिवसेना थी, उन्होंने 14 सीटें वहाँ पर जीती थी, यानी कि 36 में से 29 सीटें जो है तब एनडीए के पास थी। और सिर्फ 4 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को और 1 एनसीपी को मिली थी। नवाब मलिक चुनकर आए थे, लेकिन अब नवाब मलिक जो है मानखुर्द शिवाजीनगर से लड़ रहे, अजित पवार की पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में जो कैडर था, खासतौर पर जैसे कि प्रदीप जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जो कैडर है, जैसे कि वर्ली की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आदित्य ठाकरे की जो गढ़ है वहां पर शिवसेना का, उसमें सिर्फ 6000 का लीड था, लेकिन जो मुस्लिम दलित वोट गए थे, मुकाबला दिलचस्प हो गया। आप देखिए, ये 2 कांटे की टक्कर हम आपके सामने रख रहे हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, 2 सबसे बड़े राष्ट्रीय दल। नाना पटोले जो कि खुद विदर्भ क्षेत्र से आते हैं, सागौली से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देवेंद्र फडणवीस को देख रहे हैं, नागपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, आरएसएस का गढ़ है। क्या यहाँ की तस्वीर बदल सकती है? नाना पटोले जिन्होंने पहले ही कह दिया है कि हमारे नेतृत्व में 165 सीटों के साथ हम ये चुनाव जीतेंगे, हमारे नेतृत्व में इस वक्त सरकार बनती हुई नजर आएगी। 64 सीटें ऐसी है जहां पर सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में है। वहीं 39 सीटें ऐसी जहां पर सीधी टक्कर पवार वर्सेस पवार, चाचा वर्सेस भतीजा। जो चर्चा चल रही है कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार का पलड़ा भारी रहा, तो क्या विधानसभा चुनाव में अजीत पवार का पलड़ा भारी रहेगा? सचिन, समीर जी, क्या लगता है कौन ताकत ज्यादा भर पाएगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जहां सीधी टक्कर है, मुझे लग रहा है वहां विदर्भ ज्यादा सीटें होंगी जहां दोनों के आपस में टक्कर होगी। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी उसमें बेहतर प्रदर्शन करेगी। विदर्भ भी देखें, जहां तक शरद पवार और अजित पवार की बात है, ये देखना होगा कि अजित पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का वोटर कितना जुड़ता है, जो बहुत लोकसभा में जुड़ा नहीं था। तो अजित पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना, संघ का कार्यकर्ता कितना जुड़ता है, वो अजित पवार की ताकत बढ़ेगी। अजित पवार अकेले इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि वो शरद पवार को दे सके, क्योंकि शरद पवार के साथ कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट जो है वो एक बड़ी ताकत है वहां पर, और वहां पर एकनाथ शिंदे कोई बड़ी ताकत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी की ताकत की जरूरत पड़ेगी। और इस बार मुझे लग रहा है मुस्लिम वोटर मिलेगा या नहीं मिलेगा? देवेंद्र, मुस्लिम वोटर अजित पवार को मिलेगा या नहीं? और बीजेपी के साथ रह के मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। भले ही वो ये कह दें कि कुछ पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी छोड़ दें, जैसे नवाब मलिक की बात कर लें या उनकी बेटी की, ऐसे छोड़ दें, तो मेजॉरिटी लेवल पे नहीं मिलने वाला है। बीजेपी के साथ रहिएगा, उसके बाद उम्मीद कीजिएगा कि बटे हुए कटे हुए नारे का सिर्फ विरोध कर दें तो मुस्लिम वोट आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। इस चर्चा तो ये चल रही है कि क्या चाचा भतीजे फिर एक हो जाएंगे चुनाव के बाद, अजित पवार फिर तो नहीं चले जाएंगे उधर? इस लिहाज से मुझे लगता है, इस उम्मीद के लिहाज से तो पूरा इंडिया गेट खुला हुआ है, वो कभी भी ये काम हो सकता है। और उसमें कोई बड़ी दिलचस्प बात है, जो दरवाजा बाहर की तरफ जाता है वही दरवाजा भीतर की तरफ भी आता है। एक और तस्वीर आपके सामने, एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे। अगर एकनाथ शिंदे इन 53 सीटों पर
उद्धव ठाकरे को पीछे करने में कामयाब होते हैं तो यहां से एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि परिवारवादी राजनीति से निकलकर कोई बागी भी अपनी ताकत बढ़ा सकता है। तो वो 53 सीटें, प्रदीप जी, एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे। नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव ने तय कर दिया था कि दोनों में शिवसेना की लिगेसी किसके पास है। अब ये सीटें जो है विधानसभा की जो है उनमें लगता है और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि शिवसेना की लिगेसी किसके पास है, और एकनाथ शिंदे उसमें आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कितना आगे होते हैं और उद्धव ठाकरे कितना पीछे जाते हैं ये चुनाव नतीजा तय करेगा, लेकिन कौन फ्रंट रनर है इसमें कोई शंका नहीं। एकनाथ शिंदे